नमस्कार एमपी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। आप सभी को ये कविता तो याद होगी ही। ये लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, जिनका आज जन्मदिन भी है। 1904 में उनका जन्म हुआ था। तो क्यों ना आज इसी कविता के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, इन पंक्तियों के साथ, इन्हें याद करते हुए कि कैसे सन 1857 की जो तलवार है वो चमक उठी थी और हमने अपनी आज़ादी को पहचाना था कि हमें आज़ादी चाहिए और हम आज़ादी लेकर रहेंगे, क्योंकि हम सभी मना रहे हैं अमृत महोत्सव। कल हम सभी ने अपने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई और ये सब जानते ही हैं कि बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। हम सभी ने अपने घरों में तिरंगा फहराया था बड़ी शान के साथ। आज इन्हीं सब बातों को लेकर अपने कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के दौरान आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स नोट कर लीजिएगा ताकि आप हमें कॉल कर सकें। हमारे नंबर्स मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ ताकि आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। हमारे नंबर्स हैं 0755260049 और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800233040। इन नंबर्स पर संपर्क जरूर कीजिएगा और हमारे आज के विषय से संबंधित प्रश्न आप अवश्य ही पूछिएगा। चलिए सबसे पहले अब आपको बता देते हैं कि क्या है आज की तिथि, क्योंकि आज की तिथि जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज है विक्रम संवत 2079 के भाद्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी। तदनुसार 16 अगस्त 2022 दिन है मंगलवार। भाई मंगलवार का दिन है, मंगल की शुरुआत हो रही है। हम सभी के साथ मंगल हो, इसी की कामना के साथ आज के कार्यक्रम की भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। भाई तिथि तो हमने जान ली 16 अगस्त। ये दिन भी इतिहास में बेहद खास रहा होगा, क्योंकि जब आज़ादी के बाद अगला सूर्योदय हुआ होगा तो वो जो चैन की सांस मिली होगी सबको, उसकी कल्पना करना भी बहुत ही अद्भुत हो जाता है। आइए अब देखते हैं कि क्या है आज का विचार, क्योंकि आज़ादी भी कहीं ना कहीं हमें आज के विचार के साथ ही मिली होगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या विचार रहे होंगे उस वक्त और हमारा आज का विचार क्या है। आज का विचार जो है वो हमें दिया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। वो कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। और यही हुआ भी कि जब हम स्वतंत्र नहीं थे तब ब्रिटिशर्स ने या जिन लोगों ने भी हम पे गुलामी की थी उससे पूर्व में भी उन्होंने कभी हमारा आदर नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमारी आज़ादी मिलने के बाद जब हम आज 75 साल बाद अपना भारत देखते हैं तो हमें गर्व होता है कि सब लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं। हम लोगों ने जो किया है उसकी कीमत सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। जो खास बात शून्य हमने इजाद किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने इजाद की जिसके बारे में सब समझते हैं और आज हमारी कद्र हर देश में होती है। तो चलिए ये तो बात हो गई आज के विचार की। अब देखते हैं कि क्या है आज का इतिहास। आज के दिन इतिहास में और क्या क्या खास चीज़ें हुई थी। तो 1987 की यदि हम बात करते हैं तो तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। 1946 में मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान आज ही के दिन किया गया था। इस दौरान हिंसा में कोलकाता में करीब 5000 लोग मारे गए थे और 15,000 लोग घायल भी हुए थे। 1990 की जब हम बात करते हैं तो चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोपनोर में किया था। रूस में अभ्यास के दौरान 2 सुखोई विमानों की आकाश में टक्कर हो गई थी। और 2001 की जब हम बात करते हैं तो हिब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके 2001 में सौर मंडल के बाहर स्थित एक ग्रह को खोज लिया गया था। 2003 में लीबिया ने लाकरवी बम विस्फोट की जिम्मेदारी आज ही के दिन 2003 में ली थी। 2006 की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र परिषद को हैती में अपने अभियान की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। 2008 में जम्मू में हिजबुल के 3 आतंकवादी मारे गए थे। 2010 की यदि हम बात करते हैं तो नई दिल्ली में होने वाला राष्ट्रमंडल खेलों के लिए जो AR रहमान जी ने गीत की थीम रची थी ना, उसको आज ही के दिन स्वीकृति मिली थी। तो ये तो बात हो गई आज के इतिहास की। आज का जो इतिहास है वो बेहद खास है। कैसे है और मायनों में वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपकी मुलाकात करा देते हैं हमारे आज के मेहमानों से। सबसे पहले स्वागत करते हैं बड़ी ही गर्व के साथ, गौरव हमें महसूस हुआ है कि आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू जी। स्वागत करते हैं सर आपका। आप पूर्व सह सेना अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमें यहाँ इस प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।
सबसे पहले मैं श्रोतागण को नमस्कार करता हूं और उनको अभिनंदन देता हूं कि आज के दिन जो हमारा 75 साल पूरा हुआ आज़ादी का, उसके लिए आप सबको अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ अब आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे एक और ख़ास मेहमान से। हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं संजय द्विवेदी जी से। संजय द्विवेदी जी के बारे में आपको बताना चाहूँगी, आप फाउंडर हैं ध्रुवा संस्कृत बैंड के। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज़ादी की इस अमृत वर्ष के इस समारोह में और हम सब याद कर रहे हैं और सब हमारे शहीदों को, वीरों को, और बहुत बहुत आपका भी अभिनंदन है और सभी दर्शकों का भी स्वागत है। धन्यवाद सर। तो चलिए, आपकी मुलाकात हमने करा दी हमारे आज के मेहमानों से। आइए अब बता देते हैं आपको कि क्या है हमारा आज का विषय। हमारा आज का विषय है अमृत महोत्सव। हम सभी मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसकी शुरुआत आज से 1 साल पहले हुई थी और आने वाले 1 साल जो है वो मनाएंगे हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को। और आज के दिन मैं आपको बताना चाहूँगी, आज का दिन बेहद खास हो जाता है क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी आज जो है उनकी पुण्यतिथि है। तो उनके बारे में भी आप सभी को मैं बताना चाहूँगी। बेहद कुछ खास बातें हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या है वो खास बातें। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि के मौके पर आज देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज से 4 साल पहले भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल्ली के एम्स में निधन हुआ था। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल जी की समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला सहित मोदी जी के कैबिनेट के सभी सदस्य वहां पहुंचे। इस मौके पर दिल्ली में सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। वो पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 1998 में 13 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने और 1999 में उन्होंने पीएम के रूप में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। अटल जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया था। इस वक्त आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि किस तरह हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सभी लोग वहां पर जा रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अटल जी की समाधि स्थल का नाम सदैव अटल। हम सभी उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं, मुलाकात उस रूप में कि हम जानना चाहेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव आखिर क्या है। इसकी शुरुआत हम सभी जानते हैं कि 1 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, तो कैसे हुई इसकी शुरुआत और आने वाले 1 वर्ष और यानी कि हम 2023 15 अगस्त तक इसे मनाने वाले हैं, तो कैसे हम इसे आने वाले वर्ष में मनाएंगे। तो सर मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले आपसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। देखिए, जब अंग्रेज छोड़ के चले गए और हमको आज़ाद बनाया तो उन्होंने 2 बातें करी जी। एक तो देश का विभाजन कर दिया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और दूसरी बात वो पूरे देश को उन्होंने लूट मचा के चले गए। जो जब से उनका शासन था 200 साल, उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर का सामान उन्होंने अपने तरफ ले गए इंग्लैंड के लिए, और कई एक चीज़ें तो उनके पास अभी भी है और कई एक चीज़ों की वजह से उनका देश फल फूल रहा है जी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने उनके भारत के पैसे से, भारत के योगदान से वो जीत पाए।
नहीं तो अगर भारत का योगदान नहीं होता या पैसे नहीं होते तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होती, शायद जीत तो जाते लेकिन परेशानी होती, क्योंकि अमेरिका यूएस भी उनके साथ हो गया था। जी। लेकिन ये जो है आज़ाद होने के बाद हमने तरक्की की, हर फील्ड में तरक्की की, इसमें तरक्की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग आज आपने जैसे सही बताया कि आजकल सब देश हमें पहचानते हैं, सब हमको वेलकम करते हैं जी। और हर जगह हमारा नाम जो है इज्जत से लिया जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और श्रोताओं को कि हम लोग जो है हम लोगों ने तरक्की बहुत करी है 75 साल में, उसका कुछ मैं कहिए तो बयान दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने तरक्की बहुत करी है और उस तरक्की को ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाला जो 1 वर्ष है उसमें भी हम मनाएंगे। हम सभी का यही दायित्व होता है कि हम सभी जानें अपनी आज़ादी के बारे में कि कैसे हमारे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ना दिन देखा ना रात देखी, कुछ नहीं देखा, बस उन्हें यही पता था कि हमें आज़ादी चाहिए और आज़ादी हम लेके रहेंगे। हम उन्हीं जाने पहचाने और अनजाने सभी वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और हमें आज़ादी दिलाई। और हम सभी को गौरव महसूस होना चाहिए और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने इस आज़ाद भारत में जन्म लिया और इस आज़ादी को हम बड़े गर्व के साथ मना रहे हैं। आइए अब बात करते हैं संजय जी से भी। संजय जी, क्योंकि हम सभी जानते ही हैं कि हमारे भारत देश में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि युवाओं की एक अलग पहचान है और आपने, क्योंकि हमारे भारत देश की जो भाषा है हिंदी, संस्कृत, तो संस्कृत को भी आपने एक अलग पहचान देने का प्रयत्न किया है। संस्कृत बैंड की आपने स्थापना की है, तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे आपके जहन में आया कि आपको ये करना चाहिए? जी बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी चूँकि संस्कृत के विद्वान हैं और उन्होंने मुझे बचपन में ही श्रीमद् भगवत गीता के संस्कार डाले जी। और मुझे पूरी गीता याद कराई। तो संस्कृत का जो उच्चारण की शुद्धता है और संस्कृत के संस्कार हैं वे बचपन में ही आए जी। और फिर उन्होंने मुझे वेद भी पढ़ाया, तो संस्कार स्वतः ही आ गए। और संगीत में मेरी रुचि बचपन से ही थी जी। और सौभाग्य से फिर मुझे संगीत सीखने का अवसर मिला और पिताजी के कारण मेरी जो पढ़ाई है पूरी वो संस्कृत में हुई। मेरा MA PhD संस्कृत में रहा। तो ये सब करते करते मैंने कुछ समय संस्कृत नाटकों का संगीत किया जी। और नाटक का जब हम संगीत करते हैं तो उसमें हम भावों को जीते हैं, जैसी सिचुएशन होती है वैसा हम संगीत करते हैं। तो उसमें संस्कृत के निकट और आने का अवसर हुआ और वहाँ से मैंने वो भाव, रस और राग को निकटता से जाना। और फिर जीवन में कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि जब हम डाउनफॉल में भी जाते हैं, तो जब हम फिर चिंतन करते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, तो फिर कहीं से ऐसी ईश्वरीय प्रेरणा हुई कि कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे युवाओं में संस्कृत के प्रति रुचि जागे और कुछ हम इस समय के साथ हम कनेक्ट कर सकें। तो ऐसे इस बैंड की स्थापना। क्या बात है। तो हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे नियमित कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। स्वागत है आपका नंद स्वरूप जी, क्या प्रश्न है? मनाया गया, इसमें सबसे ज्यादा जोश है बचपन से जो 55 साल से ऊपर की उम्र के बुढ़ापा में जितने लोग पैसा होता है इसको और अच्छा मनाने के लिए होली दिवाली किस तरह मनाया जाए, खुशियाँ मनाया जाए और हमें क्या करने की जरूरत है? बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में ही उनका प्रश्न भी है। नहीं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए हम हमें जो करना चाहिए हम अपना देखें, दूसरे की ओर न देखें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या उनकी गलतियां, उससे हमें कोई मतलब नहीं जी। हमें अपना देखना। और जब हम समर्थ होंगे, जब देश और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम समर्थ हो जाएं। और समर्थ हुए हैं 75 साल में। देखिए और पाकिस्तान भी जिस उसी दिन उसका वो हुआ था गठन, लेकिन उस गठन में देखिएगा
कि आज उसकी ये हालत है कि हर साल लोन लेके IMF से वो काम चलाता है। लेकिन हमारा देखिए, हमारा ये है कि जब 1947 में हमारा पर कैपिटा इनकम 230 रुपया था जी। 230, आज 2000 रुपया है। तो तरक्की हुई है। बिल्कुल। तो उस मुताबिक हमने अपने आप को देखना है। आज के दिन में हम लोग तकरीबन 3% पूरे वर्ल्ड के GDP पे हैं। हालांकि एक ज़माना था जब हम लोग 25% थे वर्ल्ड GDP में, लेकिन अभी हम लोग 3% है। वो धीरे धीरे बढ़ गया। पहले ज़ीरो था, जब 1947 में ज़ीरो था। और वो कैसे हुआ? क्योंकि हमने अपने आप के लिए सेक्युलरिज्म रखा जी। और उसके बाद साथ ही में सेक्युलर होने के अलावा डेमोक्रेसी रखी। तो डेमोक्रेसी में हर तरीके के लोग, जो भी इस उम्र से ऊपर था, यूनिवर्सल सफरेज, उसमें हम लोगों ने तवज्जो दिया। और हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। हर 5 साल में कि कभी कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं हुआ। तो इसलिए जो है हम लोगों ने ज़्यादा तरक्की की। हमारे जो नेता थे और जो सोच विचार करने वाले थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने 3 किस्म के रेवोल्यूशन किए। ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन और उसके बाद जो है ब्लू रेवोल्यूशन। तो ग्रीन तो एग्रीकल्चर के बाबत था। एक ज़माना था जब बाहर से हमारे लिए अनाज आता था। आपको याद शायद नहीं होगा, आपकी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन ये देखिए कि अमेरिका से हमको गेहूं आता था। और जब आता था उसके बाद हम लोगों को दिया जाता था सबके लिए खाने के लिए। हमारे पास खुद का इतना था ही नहीं स्टॉक। आज ये हालत है, हम बाहर के देश में सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तरक्की हुई है और इसके लिए जो है ये 75 साल बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि इन्होंने नींव डाली है और इसके ऊपर और तरक्की करेंगे। मैं आपको थोड़ी देर में बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इस बारे में आगे और जानकारी लेंगे, किस तरह के रेवोल्यूशंस चलाए गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हमने जाना, बाकी के 2 रेवोल्यूशंस के बारे में भी हम जानेंगे। और सर ने बिल्कुल सही कहा कि किसने क्या किया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने क्या किया, हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए हमें। आइए अब दोबारा चलते हैं संजय द्विवेदी जी के पास और सुनते हैं कोई बेहद खास गीत जो इस मौके पर वो सुनाना चाहें। सर, कौन सा गीत आप सुनाना चाहेंगे? मुझे पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी याद आते हैं, जिन्होंने स्वाधीनता के लिए ही जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी, और भारत की वो जनता जिसने इतना सहा, और उसके बाद भी हम इतने वीर होते हुए भी इतने विनम्र हैं। और उसके बारे में रमाकांत शुक्ल जी जो नहीं रहे अब, पर उनकी ये रचना अमर है, भारत जनता। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता, कुलेशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता। किं किं न तपस्तप्तं हि मया स्वातन्त्र्य देवताराधनाय। किं किं न तपस्तप्तं हि मया स्वातन्त्र्य देवताराधनाय। किं किं न सहे तद्रक्षार्थं, किं किं न सहे तद्रक्षार्थं, स्वाधीना भारत जनता, श्रमशीला भारत जनता। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता। क्या बात है, बेहद
बेहद खूबसूरत। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जब आप कोई भी कविता को या किसी लेखन को जब संगीतबद्ध करते हैं तो उस समय किस तरह की आपको दिक्कत आती है? क्या ट्रांसलेशन आपको करना पड़ता होगा पहले? क्या कई बार ऐसा होता है कि जब हम शब्द देखते हैं तो कई बार ट्रांसलेशन के दौरान उसकी लय थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो उसे कैसे आप मैनेज करते जी, हैं? चूँकि एक अच्छे संगीतकार के लिए आवश्यक है कि संगीत का ज्ञान होने के साथ साथ उसको भाषा का, उसको छंदों का, मात्राओं का, लय का उतना ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल। तो संस्कृत का ज्ञान होने से संस्कृत भाषा समझ में आती है, और संस्कृत अपने आप में छंदमय भाषा है, जी। तो उसका अपना एक मीटर होता है। हाँ, तो संगीतकार को जबरन अपना मीटर उसमें नहीं कोशिश करनी चाहिए, उसका अपना एक मीटर होता है, तो उसमें उस हिसाब से चीज़ें जो है विन्यस्त हो जाती हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो छंदोबद्ध रचनाएं होती हैं उनको आसानी से गाया जा सकता है, और जो छंद मुक्त रचनाएं हैं उनको भी यदि संगीतकार कुशल है तो वो गा सकता है। तो हम उसमें यही देखते हैं कि पहली तो रचना की भूमि क्या है, उसका मूल रस क्या है, उसका मूल भाव क्या है, उस हिसाब से जो संगीत का कैरेक्टर है उसमें वो फिट होता है। क्योंकि संगीत तो एक नाट्यशास्त्र में कहते हैं कि शय्या ही नाट्यस्य वदन्ति गीतम, जितना भी ये विजुअल आप देख रहे हैं उस सब की बेस में संगीत होता है, क्योंकि लय है हर जगह है, धुन हर जगह है, संगीत हर जगह है। तो इस तरह से हम कोशिश कर पाते हैं। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। जब हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब हमें लगता है कि क्या है, लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं इस बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। और एक किसी भी चीज़ को बाहर आने के लिए, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो, चाहे कोई भी विधा हो, से बाहर आने के लिए बहुत मेहनत लगती है पीछे। तो हमें सभी को सराहना चाहिए, और ख़ासकर कि जब हम कहते हैं संस्कृत भाषा के बारे में, कई सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा ही है, तो उसे समझने का, जानने का प्रयत्न तो अवश्य ही हमें करना ही चाहिए। मिलन सर, मैं आपसे बात कर रही थी, आपने बताया था हमें 3 रिवॉल्यूशंस के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। जैसा कि आपने हमें बताया है कि अनाज पहले बाहर से आता था, अब हम अनाज बाहर भेज रहे हैं, लेकिन बाकी के 2 रिवॉल्यूशंस के बारे में भी आप हमें बताएं। जो वाइट रेवोल्यूशन है वो एक गुजरात में शहर है आनंद जी। वहाँ पे डॉक्टर कुरियन साहब ने उसको स्टार्ट किया था। ये कोऑपरेटिव मूवमेंट है, और उन्होंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया कोऑपरेटिव मूवमेंट कि पूरा वो आसपास का एरिया के जितने भी गांव में रहने वाले थे वहाँ के नागरिक, उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने फैक्ट्री डाली, फिर प्रोड्यूस करना शुरू किया। दूध का पाउडर बनाते थे, और हर तरीके से उसमें मक्खन बनाते थे, घी बनाते थे, सब कुछ बनाते थे। और आजकल भी वो आनंद का जो है वो फैक्ट्री अभी भी ठीक चल रही है। अमूल उसने अमूल ने स्टार्ट किया, उनके आपस में उनका जोड़ हो गया है। जी जी। अभी जो है उसको देखा देखी हर शहर में, हर बड़े शहर, हर इलाके में एक्चुअली वहाँ शुरू हो गया इसी तरीके से। हाँ, भोपाल में देखिएगा वो सांची दूध जो है वो जो सप्लाई होती है वो इसी वजह से है कि ये शुरुआत हुई थी इसकी आनंद में, गुजरात में। तो वो वाइट रेवोल्यूशन है। जैसे आज के दिन में हम लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में दूध पैदा कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, दूध और उसका सब प्रोडक्ट्स हैं। सब प्रोडक्ट्स अभी वो जो सब प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ कर रहे हैं, लेकिन हमारी खपत इतनी है कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट अभी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ठीक है, कम से कम बाहर से लेके तो नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी बात है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कहते हैं, जिसमें एकदम से 47 के बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर जोर दिया। सबसे पहले देखिए मशीन टूल फैक्ट्रीज बनी। मशीन टूल से, क्योंकि हम लोगों को मशीन्स की ज़रूरत थी, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत थी, वो बनाई गई हिंदुस्तान में, फिर उसका इस्तेमाल हुआ, उसके वजह से और इंडस्ट्रीज बनने लगी, और इंडस्ट्रीज जो बनी वो दूसरे चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया। तो इस तरीके से आज जो पूरी दुनिया में हम वो उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज़ को लोग समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। लोग हमसे सामान खरीदना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं पूरा सामान दें,
उसके क्रिटिकल पार्ट्स जी। देना चाहते हैं। अब जैसे और सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। आपने देखा होगा वो स्पेस में हम लोगों का बोलबाला है, जी। हमारे रॉकेट्स जो है बाहर के दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो उसमें ये पता लगता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ वो भी बहुत ही शानदार रहा है। बिल्कुल। और हम लोग जो है हम लोगों ने अपना दिमाग और क्षमता इस्तेमाल करके ये सब हासिल किया। अभी देखिए जैसे कोल्ड वॉर में राजनीतिक की तरफ से कोल्ड वॉर में दो कैंप बन गए थे, रशिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका। लेकिन हम लोगों ने किसी का पक्ष नहीं लिया। नॉन अलाइन मूवमेंट के हम लोगों ने नींव रखी और नॉन अलाइन रहे ताकि उसमें हम किसी एक तरफ नहीं थे जी। हमने जो उनको सिखाया कि आपस में कैसे बैर नहीं रखना और ठीक चलना। क्या बात तो है। ये बात हमने दुनिया को सिखाई। और आज भी जो हम कर रहे हैं जिसमें ये कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में, जिसमें अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि सीज फायर हो जाए, आपस में बातचीत करो और अपना समस्या को दूर करो। बिल्कुल। तो ये जो दुनिया है, बाकी के देश हैं, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं जी। वो जानते हैं कि हमने जो हम बता रहे हैं सही है, लेकिन कोई कारणवश मजबूरी की वजह से वो अब एक कैंप या दूसरे कैंप में ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है दुनिया को काफ़ी सीख दी है। साथ में अगर देखें कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने जिस दिन आज़ाद हुए थे उस दिन से शुरू की जी। अमेरिका जैसे देश में 150 साल लगे जब वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट किया उन्होंने डेमोक्रेसी में। तो अब सब अच्छी चीज़ें नहीं हुई है, कुछ बुरी चीज़ें हुई है, वो मैं हो सकता है बाद में बताऊँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलतियां रहती हैं, उन्हें हम देखते हैं, समझते हैं और उनसे सीखते हैं और यही प्रयत्न करते हैं कि भविष्य में उस तरह की गलतियां ना हो और हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। और उसी कड़ी में हमारा स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। तो हम सभी को यही प्रयत्न करना चाहिए कि भले ही हम छोटा छोटा योगदान दें, छोटे छोटा योगदान देने से ही हम कुछ ऐसा कर पाएंगे कि वो बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा और हमारा देश कुछ अलग करके दिखाएगा, सबके सामने एक मिसाल जो है वो कायम करके दिखाएगा। चलिए दोबारा बात करते हैं संजय जी से और जानते हैं कि जब कोई भी कार्य वो करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले कितनी कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम संगीत की जब हम बात कर रहे हैं, देशभक्ति की हम बात कर रहे हैं, हमारे आज़ादी के जो मतवाले थे उन्होंने भी उस वक्त कई सारे ऐसे गीत लिए थे, ऐसे नारे दिए थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर जो आत्मविश्वास आया था और लोगों ने उन नारों, उन गीतों के ज़रिए ही आज़ादी को लड़ा। तो आप हमें बताइए कि आप भी जब ऐसी चीज़ें करते होंगे, ऐसे गीतों को सुनते होंगे, समझते होंगे, तो आपके अंदर किस तरह की भावनाएं आती हैं? देखिए, एक संगीतकार को भावों को जीना तो सबसे पहले ही होता है कि जो कविता है, जो गीत है, उसमें डूबना होता है और तभी वो कुछ रच सकता है। कोई कवि जो होता है वो एक माँ की तरह होता है, जैसे माँ एक प्रसव वेदना को सहन करके और एक नव शिशु को एक नया जीवन देती है। ऐसे ही एक कवि, ऐसे ही एक संगीतज्ञ, ऐसे ही हर कलाकार अपनी कृति में एक नया जीवन देता है, एक नया जन्म देता है। तो उसमें भावनाओं में, भाव में उसमें डूबना तो होता ही है और उसके बाद ही कुछ नवनीत निकल के बाहर आता है। बिल्कुल। तो इस वक्त यदि कोई देशभक्ति गीत आपके जहन में हो, हम सभी को आप सुनाना चाहेंगे? जी। रे बाबारे आसानी रे बाबारे सानी बागरे
जन जन का गीत है, जी जन जन का गान है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् परि सरि सरि ध परि ध मगरि नि ध मगरि मगरि गरि नि सा रे बाबा नि सा बाबा नि सा रे बाबा नि सा। क्या बात है, बेहद खूबसूरत और आपकी आवाज़ भी बेहद खूबसूरत। और ये जो गीत है हम सभी के दिलों में बसा हुआ है और लगभग हर रोज़ हम ये गीत गाते हैं। तो चलिए क्यों ना गीतों का जो माहौल है, संगीतमय माहौल हो गया है, तो क्यों ना एक देशभक्ति गीत सुन लिया जाए। मिलते हैं आपको इस गीत के बाद, फिर करेंगे आगे की चर्चा। भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, भारती के उन शहीदों को नमन। भाप करके बैरियों की चाल को बचाने माँ भारती के भाल को चल पड़े जो बांध कर सिर पर कफन, भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। वीर दुर्गम पर्वतों पर चढ़ गए, शत्रुओं को मार आगे बढ़ गए, कर गए जो प्राण का अपने हवन, भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। ध्वस्त युद्धक उपकरण करते गए, विजय के पथ पर चरण धरते गए, जिनके कारण विजय ध्वज फहरा गगन, भारती
भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। प्राण दे जिनने बचाया ये चमन, भारती के उन शहीदों को नमन, भारती के उन शहीदों को नमन। ने सुना और साथ ही साथ हम जो दीर्घा देख रहे थे वो भोपाल के शौर्य स्मारक की है। भोपाल में शौर्य स्मारक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम उसे पूजते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेना के तीनों जल, वायु और थल तीनों ही सेनाओं के बारे में बहुत कुछ जानने का, समझने का अवसर मिलता है। तो आप सभी ज़रूर वहाँ पे जाइएगा और पहचानिएगा, जानिएगा किस तरह से सरहद पे हमारे जवान लड़ते हैं और हम अपने घरों में चैन की सांस लेते हैं। सर, आपका जो योगदान है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ सेना का जो योगदान रहता है उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप हम सभी को बताएं, क्योंकि कई लोग जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि हम करें ये समझेंगे कि 90% लोग जानते समझते हैं कि सेना जो है वो वहाँ पर मौजूद है, इसीलिए हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। लेकिन कई लोग ये भी सोचते हैं कि बहुत कुछ अच्छा है, सरकारी नौकरी रहती है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर कि कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है सेना का? देखिए, फौज जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी है जी। अगर आपको अपने लिए इंश्योरेंस चाहिए तो आप उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी ज्वाइन करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं, जो हमने तरक्की की 75 साल में, वो इसलिए हुई कि हमारे सरहद पे यकीन था कि वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होगी, सेना तैनात है और उस वजह से तरक्की हो पाई। अगर मान लीजिए देश लड़ने में लगा रहता या किसी भी तरीके से अपने साथ वो पड़ोसियों के साथ या दुश्मनों के साथ लड़ता रहता तो उसमें और किस्म के खर्च हो जाते और जिसके वजह से हमारी तरक्की में बाधा पड़ती। बिल्कुल। अभी देखिए, पाकिस्तान भी और चाइना भी ये कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से उलझा के रखें। और कैसे उलझाते हैं? वो टेररिस्ट भेज दिया या जाली नोट छाप दिया, वो नॉर्थ ईस्ट में बगावत करी, नक्सल मूवमेंट शुरू कराया। तो ये सब आइडिया ये है कि आपको उलझा के रखो, आपको कमज़ोर बनाओ ताकि फिर वो उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। कितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो तो वो जानते हैं या वो समझ रहे हैं या सोच रहे हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना जो है हर तरफ तैनात है, ज़मीन पे, आसमान में और समुद्र में। जी बिल्कुल। तो तीनों जगह जो है भारत सेना जो है, जब मैं सेना कहता हूँ मुझे तीनों को शामिल कर रहा हूँ, वो तीनों जगह है तैनात है और वो ऐसी हरकत होने नहीं देती, उसको कंट्रोल में रखा हुआ है। और करने वाले हमारे ही लोग हैं, कुछ हमारे लोग हैं, कुछ वहाँ के लोग हैं। तो वो थोड़ा सा उसके लिए और भी तरीके हैं जिससे उसको रोका जा सकता है और रोक रहे हैं जी। लेकिन खुली आम लड़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि सेना तैनात है। बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि सेना तैनात है। कितनी कड़ी तपस्या करनी पड़ती है एक वीर जवान को वहाँ से पहुँचने के पहले, सेना पे पहुँचने के पहले भी अपने घर को छोड़कर वो वहाँ पे जाते हैं। उन्हें पता नहीं रहता कि जब वो सरहद पर जा रहे हैं वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन वो सब कुछ भारत माता के नाम कर कर जाते हैं। और हमें फ़क्र है हमारे सभी वीर जवानों पर, जाने अनजाने सभी हीरोज़ पर हमें फ़क्र है। सर, हम जब भी बात करते हैं किसी भी सेना के जवान के बारे में तो हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कई लोग सोचते हैं हमारे घर के पड़ोस में जो बेटा रहता है वो वहाँ पे जाएगा, लेकिन जब हमारे घर का बेटा वहाँ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नहीं, एक माँ का दिल होता है कि नहीं, मैं अपने बेटे को नहीं भेज सकती।
तो आपके मन में कैसे आया, आपने कैसे सोचा, आपके परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया, आप कैसे सेना में गए? ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मेरे पिताजी जो है जी। पहले फौज में थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में थे 1942 से 1950 तक। जी। फिर उसके बाद वो सिविल में आ गए और जहाँ से गए थे वहीं उसी डिपार्टमेंट में आ गए, ये जेल डिपार्टमेंट में। जी। और वो आ गए। अब मेरी वाइफ हैं, उनके पिताजी 1962 में शहीद हो गए और उनके जो है वो कमांडिंग ऑफिसर थे फोर राजपूत के। फिर तो उनका भी बैकग्राउंड है। तो हम दोनों का जो लड़का था जी। वो लड़का है, वो एयरफोर्स में पायलट, जी। और उसकी वाइफ भी एयरफोर्स में पायलट। तो इस तरीके से माहौल बन जाता है, सारे जो है फैमिली उसमें पूरी तरह से देश को समर्पित फैमिली, क्योंकि पूरा परिवार, चाहे हम बात करें आपके बेटे की मैटरनल फैमिली की या पैटर्नल फैमिली की, दोनों तरफ से सभी लोग सेना में ही हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये हमारे लिए कितने गौरव की बात होती है कि जब व्यक्ति जाता है सेना में तो वो बहुत कुछ जानता है, पहचानता है, समझता है और उसका यही प्रयत्न रहता है कि मैं देश के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं कि देश हमेशा मुझे याद रखे। सर, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, तो सेना के सभी लोगों को हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, साथ ही साथ हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं उन्हें जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। तो एक ऐसी कैसी भावना रहती है मन के अंदर कि जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके बारे में सोच के। आप हमें बताएं आपके शब्दों के जरिए कि आपके अंदर जब सरहद पर होते हैं लोग तो कैसी भावनाएं अंदर होती हैं? वो तो आपने सही कही। जब सोचते हैं तो सबको काफ़ी एंथुजियाज़म रहता है जी। लेकिन हमने ये देखा है कि और लोग जो है अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते हैं, जैसे आपने पहले कहा था। जी। और माँ का तो मान सकते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि डेंजर है। अब डेंजर तो आजकल मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट के चलाने में भी डेंजर है, सड़क क्रॉस करने में भी डेंजर है। डेंजर तो हर जगह है, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा हुआ है उससे आप भाग नहीं सकते, वो होना ही होगा। तो ये सब सोच के अपने मन को एक आदमी शांत कर लेता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हुआ है तो ऐसा ही ऊपर वाले ने सोचा है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग हैं जिन्होंने जो सत्ता चलाते हैं, हमारे नेता पार्टी या जो बाकी अफसर हैं, उनके बच्चे नहीं जाते क्योंकि उनको मालूम है यहाँ ज़्यादा देश में रहने से ज़्यादा फ़ायदा है या हो सकता है, तो इसलिए वो कम जाते हैं। वो दुख की बात है। अंग्रेज़ों के टाइम पे जो राजा महाराजा थे या जो रॉयल फैमिली के होते थे उनको ज़रूरी जाना होता था और बगैर वो अगर नहीं जा पाए तो उनको नीचे देखा जाता था, सोशली उनका बायकॉट किया जाता था। तो उसके वजह से भी, और क्योंकि उनको लड़ने से उनका जो सिस्टम है कायम रहे, इसलिए वो जाते थे। बिल्कुल, यानी कि सिस्टम को कायम करने के लिए जाया जाता था उस ज़माने में भी। और कई देशों में भी हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को, चाहे कुछ समय के लिए ही, लेकिन वहाँ पर जाना बेहद ज़रूरी होता है। सरहद पर जाना, वहाँ का जो जीवन है उसे देखना, समझना, क्योंकि शायद वो भी तैयारी करते हैं कि यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना घटती है तो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को पता होना चाहिए कि उस स्थिति में हमें क्या करना है। इन बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए कार्यक्रम अलबेले हाथों का हुनर प्रत्येक शनिवार दोपहर 1 बजे से। जाने क्यों जिंदगी लगती है हंसी हो जाने क्यों जिंदगी लगती है हंसी जबकि हर बार जबकि हर बार जबकि हर वक्त मरती खुशी रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम अंधेरों में भी जब साया हो गुम रिश्तों के भंवर में जब आँख हो नम दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर देखिए धारावाहिक जीत जाएंगे हम प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:30 पर। मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, वतन पर जो मिट गया वो अमर शहीद हूँ। सभी वीर जवानों को, शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, बात कर रहे हैं जनरल मिलन नायडू जी से। साथ ही साथ कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं संजय द्विवेदी जी भी। तो हम क्यों ना संजय जी से जाने, आज मंगलवार का दिन भी है और जन्माष्टमी भी आने ही वाली है, तो यदि कोई भजन आप हमें सुनाना चाहें तो मैं चाहूँगी कि आप हमें भजन कोई सुनाएं। एक आदि शंकराचार्य जी का बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र है, वो जी सुना जी। अच्युतं केशवं रामनारायणम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। और जब इन गीतों को हम सुनते हैं, भजनों को हम सुनते हैं, तो हमें यही याद आता है कि भगवान हमसे यही कहता है कि सबके बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो और सबका कल्याण हो। और जब हमारी आंखें बंद हो उस वक्त हमारे मन में यही बात हो कि मैंने कभी किसी का गलत नहीं किया और मेरा कुछ ना कुछ, भले ही थोड़ा सा, लेकिन योगदान अवश्य ही है तरक्की में और लोगों के, देश के उज्जवल भविष्य में। तो ये हमें सोचना चाहिए, यही हमारा प्रयत्न भी होना चाहिए। सर, हम बात कर रहे थे सेना के बारे में कि किस तरह से वहाँ का जीवन कैसा रहता है। सर, आप हमें ये बताइए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि घर वालों से बात नहीं हो पाती है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि घर में शादी ब्याह है या कोई ऐसा कार्यक्रम है, किसी की तबीयत खराब है तो भी आप नहीं घर जा सकते हैं, उस वक्त आप अपने परिवार का साथ नहीं दे सकते हैं। तो उन सारी सिचुएशंस को कैसे आप देखते हैं? देखिए, जिस एरिया में सर्विस होती है, अक्सर खासकर आर्मी के लिए, थल सेना के लिए जी। वो उसमें ज़रूर ये प्रॉब्लम आती है। और जैसे अगर मान लीजिए कोई शिप पे वो जहाज़ के ऊपर चला गया समुद्र में, तो वो आ नहीं सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो तो वहाँ ना हवाई जहाज आ सकता है ना कुछ हो सकता। हवाई जहाज वैसे भी उसको कहाँ उठाएगा। तो इस तरीके से है। तो
कष्ट वाली बात। तो उसमें योगदान जो है आपके पत्नी का होता है, और आजकल लेडीज़ भी आ गई हैं फौज में, जी तो उनके हस्बैंड का होगा कि उनको फिर फैमिली संभालना पड़ता है। जी तो जी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो स्पाउस है हाँ हाँ, मिलिट्री का, चाहे आदमी के यानी चाहे वाइफ मेल हो है या फीमेल या हो, वाइफ का हस्बैंड husband हो, जी। तो वो इस बात को खूब समझते हैं और अच्छे से अपनी वो जो कर्तव्य को निभाते हैं। तो उसी तरीके से, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं अपने फैमिली की देखभाल करने में, अपने सोसाइटी की देखभाल करने में, या उस एरिया की देखभाल करने में, तो वो बन जाता है, काम हो जाता है। थोड़ी तकलीफ़ ज़रूर रहती है, जी तो थोड़ा विचार करना पड़ता है, लेकिन ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ, जी तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो बिल्कुल। उसमें स्पाउस का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, और वही जब फील्ड में रहते हैं तो वही संभाल पाते हैं। बिल्कुल, यानी कि बहुत महत्व रहता है आपके लाइफ पार्टनर का, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, जो भी सेना में हैं उन्हें देखना रहता है, समझना रहता है। ख़ास बात ये है कि जिम्मेदारियों का निर्वहन करना कितना आवश्यक हो जाता है हर व्यक्ति के लिए। ऐसे ही जो व्यक्ति सेना में नहीं है उनके लिए भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। चाहे हम बात कर रहे हैं किसी भी दूसरी चीज़ की, अपने योगदान देने की हम बात कर रहे हैं, चाहे हम स्वच्छता की बात करें या फिर हम बात करें कि हम बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या हमें दूसरी चीज़ें नहीं मिल पा रही, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, तो हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है, यही आह्वान है हम सभी की कि हम सबको नौकरी देने वाला बनना चाहिए अब, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम नौकरियां दे सकें, इस तरफ हमें सोचना चाहिए। सब कुछ हम भारत में ही बना सकें, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो ये हम सभी का प्रयत्न होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के सोचने से ये संभव नहीं होगा जब तक हम सब मिलकर एकजुट नहीं होंगे। यूनिटी जो कहते हैं ना, उसमें बहुत पावर रहती है, तो हम सभी के अंदर एकता होनी चाहिए, तभी हम अपना जो है योगदान दे सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए। सर, आप हमें ये बताइए कि जो कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी 1 साल रहा है जो हमने सेलिब्रेट किया है, इन 1 सालों में कितना बदलाव हमने देखा है दूसरी चीज़ों में? क्योंकि हम जब तक अमृत महोत्सव के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, तब तक ऐसे कई सारे वीर जवानों के बारे में भी हमें नहीं मालूम था, जिनके बारे में हमने नहीं पढ़ा था, नहीं समझा था, क्योंकि कई लोगों ने अपना काम किया है लेकिन उन्हें नाम नहीं मिला है, इसलिए हम उन्हें नहीं जानते उनके योगदान के बारे में। अनसंग हीरोज़ हैं वो हमारे। नहीं, ऐसे तो जो फौज में जाते हैं और लड़ते हैं, तो अक्सर जो उनकी बहादुरी है या उन्होंने जो काम किया है जी वो उन्हीं को पता होता है, या वो हो जाता है और पीछे वालों को दिखता है जो वहाँ पे चश्मदीन गवाह हों। जी लेकिन चश्मदीन गवाह बहुत कम मिलते हैं। लड़ाई के माहौल में चश्मदीन गवाह अक्सर नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए ये अगर मिल जाता है तो वो फिर लोगों को बताता है, फिर उसके बाद थोड़ी सी सब लोगों को खबर होती है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो अपना उसने काम किया, अपने साथी के लिए काम किया, अपने यूनिट के लिए काम किया, या अपने पूरे इंडियन आर्मी के लिए काम किया, या हिंदुस्तान के लिए काम किया। वो कहते हैं ना कि फौजी जो लड़ता है वो दुश्मन से, उससे कोई बैर नहीं है, ना ही वो चाहता है कि किसी और का नुकसान हो। जी वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसके जो पीछे वाले हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनसे उनका प्यार है। बिल्कुल। तो इसलिए वो दुश्मन के साथ एकदम ठान के लड़ पाता है। बिल्कुल, उनका यही सोचना रहता है कि मैं आपका नुकसान नहीं करना चाहता हूं, या तो आप खुद ही पीछे हट जाइए, वापस हो जाइए, वरना अपनी देश की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगा। संजय द्विवेदी जी, हम देख रहे हैं कि इस तरह की जब बातें हो रही हैं, तो आप क्या सोचते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे हर व्यक्ति के आसपास का माहौल थोड़ा अलग रहता है, तो जब आप अपने आसपास का माहौल देखते हैं तो आपने क्या बदलाव महसूस किया है पिछले 1 साल में? क्योंकि हम मना रहे थे आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो कितने चेंजेस देखने को मिले, लोगों की सोच में कितना परिवर्तन आया? जी देखिए, हम ये समझते हैं कि यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसा राजा होता है वैसे ही
प्रजा में वो संस्कार होने लगते हैं। तो जब राजा आवाहन करता है जी। तो प्रजा जो है उसके लिए जुट जाती है। तो हमने ये परिवर्तन देखा कि सब और एक लहर दौड़ रही है, जैसे सर ने भी बताया कि उस समय जो उसका एक छोटा सा बिंब ही सही, जी। पर आज़ादी के लिए जो दीवाने रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे। तो क्या हम अपने घरों में तिरंगा नहीं लगा सकते? क्या हम जो सेल्फी का भी अगर जी। प्रकल्प है या इस तरह के जी। जो छोटे छोटे आयोजन हैं, या अपने घरों में दीप जलाने का, घंटा जी। बजाने का, इस तरह जी। का कोई आयोजन है, तो ये एक संदेश है कि जो समूची भारतीय चेतना है वो विविधता में एकता, तो बिल्कुल। एकता को इस तरह से स्थापित करते हैं। तो ये पिछले कुछ वर्षों में हमें बहुत अच्छे से ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। हम और हम भी- ये भी देख पा रहे हैं कि हम एक हो रहे हैं। हमें जी, ये जी, जी। मालूम नहीं था कि जब कोई किसी चीज का आह्वान होगा तो सब लोग वो कार्य करेंगे या नहीं। और हमने ये देखा कोरोना काल के बिल्कुल। दौरान भी हमने देखा, और अभी भी हम देख रहे हैं। कल भी हमने जब सेल्फीज अपलोड की तो उससे पहले लिखा आ रहा था 5 करोड़ से ज्यादा लोग वो सेल्फीज अपलोड कर चुके हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है और खूबसूरत चीज हमें बल्कि कहना चाहिए इस बारे में। तो यदि, क्योंकि अब समय कार्यक्रम का जो है जी, जी, जी। अपने अंतिम दौर पर आ रहा है, तो यदि कोई गीत इस वक्त आप हमें जाते जाते सुनाना चाहें। अब मैं एक जो मेरा मेन स्ट्रीम है उसमें से गीत आपको ज़रूर, क्योंकि स्वाधीनता की जब बात करते हैं तो समग्रता में स्वाधीनता, समग्रता में स्वतंत्रता। तो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि ये माया और इस बंधन से हमें मुक्त होना है, तो उसके लिए वे कहते हैं दिनमपि रजनी सायं दिनों रात, सुबह सांझ आते हैं चले जाते हैं, भोर होती है फिर रात्रि आती है, ये समय व्यतीत होता चला जाता है और ये जीव जो है मिथ्या प्रपंच में उलझा रहता है। और एक दिन मृत्यु आके सामने उपस्थित होती है और निरुत्तर होता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वे कहना चाहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। क्यों? पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना और फिर माँ के गर्भ में आना, फिर जन्म, फिर मृत्यु, और ये जो चक्र है ये अनंत जन्मों तक, जब तक कि सारी डिजायर्स पूरी ना हो जाए। तो पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बेहद खूबसूरत। और जाते जाते आप दोनों का ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम सभी के साथ साझा की, इतने खूबसूरत गीत आपने हम सभी को सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।